Yeah, good afternoon. This is the continuation video for probability class 11. We were doing exercise 16.3 and we were at question number 20th. Till question number 19 you can see in our previous video. To start with question number 20, Chaitanya, can you please read The 20th? probability that a student will pass the final examination in both English and Hindi is 0.5 and the probability of passing neither is 0.1. If the probability of passing in English examination is 0.75, what is the probability of passing the Hindi examination? थैंक यू चैतन्य। जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि कोई भी स्टूडेंट पास कर लेगा फाइनल एग्जामिनेशन इंग्लिश और हिंदी दोनों में, वो कितनी दे रखी है? 0.5 दे रखी है, राइट। और दोनों में इंग्लिश और हिंदी में 0.5 है और कोई भी एग्जाम पास नहीं करेगा, दोनों में फेल हो जाएगा, इसकी 0.1 है। अगर ये दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द इंग्लिश एग्जाम इज 0.75, तो आपको ये बताना है हिंदी एग्जाम पास करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। पहले बेटा जो भी डेटा गिवन है मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन है ये 20th, एक्सरसाइज है ये 16.3, राइट। लेट कर लो कैपिटल ई और एच। कैपिटल ई एंड एच ये किस चीज को डिनोट कर रहे हैं? ये चैतन्य ऐसे इवेंट हैं, ये इस चीज को डिनोट कर रहे हैं कि कोई भी जो वो स्टूडेंट है वो पास करेगा कौन से एग्जाम को? इंग्लिश। ई इवेंट है इंग्लिश एग्जाम को पास करेगा और एच कोई इवेंट है वो हिंदी एग्जाम को पास करने का है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले हमें गिवन था कि इंग्लिश और हिंदी दोनों एग्जाम वो पास कर लेता है, इस चीज की प्रोबेबिलिटी है पी ई इंटरसेक्शन एच। आप लिख सकते हैं ये है प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट passes in English and Hindi both, ठीक है। अच्छा, दोनों की पास करने की 0.1 थी। ओके ओके, नहीं एक मिनट, एक बार क्वेश्चन पे आते हैं फिर से। जस्ट लेट मी सी द क्वेश्चन। 0.5 जो थी वो इस चीज की प्रोबेबिलिटी थी कि वो दोनों इंग्लिश और हिंदी में पास हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो मैंने सही लिखा, पी इंटरसेक्शन एच जो है वो कितना है? 0.5 है, राइट। अब प्रोबेबिलिटी वो किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी दैट ही पासेस इन नीदर सब्जेक्ट। चैतन्य वो किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं होगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है हमें? 0.1 दे रखी है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि वो किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं होगा, इस चीज को क्या बोलेंगे? पी इंटरसेक्शन एच बोलेंगे या पी ई डैश इंटरसेक्शन एच डैश बोलेंगे? किसी में भी पास नहीं होगा। ई इंटरसेक्शन एच तो दोनों में कॉमन हो गया ना, दोनों में पास हो रहा है, राइट। और दोनों में वो से किसी में भी पास नहीं हो रहा। देख भाई, ई अगर पास होने की है तो आपको पता है ई डैश फेल होने की हो गई, एच अगर पास होने की है तो एच डैश फेल होने की हो गई। तो पी ई डैश इंटरसेक्शन एच डैश किस चीज की प्रोबेबिलिटी है कि वो किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हो रहा, ठीक है। अब चैतन्य आपको डी मॉर्गन के लॉस पता है जो स्टैट्स में सेट्स चैप्टर में आपको पढ़ाए थे। डी मॉर्गन का लॉ क्या कहता है आप बताओ मुझे, आप बताओ। ई डैश इंटरसेक्शन एच डैश को क्या लिख सकते हैं यूनियन की टर्म में? एच होल का डैश, वेरी राइट, ठीक है। तो ई डैश इंटरसेक्शन एच डैश की जगह आप लिख सकते हैं ई यूनियन एच होल का डैश, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर मैं इसमें प्रोबेबिलिटी भी जोड़ देता हूँ, ठीक है ना, अब यहाँ पर पी जोड़ दे बेटा। डी मॉर्गन के लॉ जो उस चैप्टर में पढ़े थे हमने और जो हमने इस चैप्टर में पढ़े, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सिर्फ इसमें प्रोबेबिलिटी जुड़ रहा है उसके साथ साथ, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, राइट। तो पी इंटरसेक्शन एच डैश
फर्दर किसके इक्वल हो जाएगा, पी ई यूनियन एच होल के डैश के इक्वल हो जाएगा। और ये कितना दिया हुआ था, ये दिया हुआ था 0.1। अब ये बता चैतन्य इसकी जगह क्या लिख सकता है, नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, याद करो यही था ना। तो सिर्फ इसकी जगह पी ई यूनियन एच होल के डैश की जगह आप लिख सकते हो 1 माइनस पी ऑफ ई यूनियन एच। अब इसे थोड़ा सॉल्व कीजिए, इसे यहाँ लाइए, इसे यहाँ लाइए, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.1 इज इक्वल टू हो गया पी ब्रैकेट ई यूनियन एच, और ये कितना आ गया 0.9 आ जाएगा। पी ई यूनियन एच हमारे पास कितना आ गया 0.9 आ गया। और पी ई इंटरसेक्शन एच हमें कितना दिया हुआ था, यहाँ लिख देता हूं मैं सारा डेटा। पी ई इंटरसेक्शन एच हमें कितना दिया हुआ था 0.5, और पी ई यूनियन एच हमारे पास कितना आ गया 0.9। अब हमें निकालना क्या है कि वो स्टूडेंट पास हो जाएगा हिंदी एग्जामिनेशन में, इस चीज की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। और ये कितनी दी हुई थी चेतन ने, इंग्लिश में उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी थी, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा है तो बताइए। इंग्लिश में ये पढ़िए, देखिए, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द इंग्लिश एग्जाम इज 0.75, तो यहां पर P ऑफ E की जगह आप क्या लिख सकते हैं 0.75। अब आप मुझे फॉर्मूला बताइए P ऑफ E यूनियन H का, P ऑफ E प्लस P ऑफ H माइनस P ऑफ E इंटरसेक्शन H, ये फॉर्मूला तो याद होगा आपको, ठीक है। अब वैल्यू बारी बारी पुट करेंगे, E यूनियन H की जगह है 0.9, राइट, P ऑफ E की जगह है 0.75, P ऑफ H हमारा अननोन है, हमें फाइंड आउट करना है, और इसकी जगह क्या है 0.9 है। यहाँ से वैल्यू निकालो फटाफट और आंसर बताओ। ये दोनों जो टर्म है इन्हें उठा के ऐसे लेफ्ट में ले आओ, तो ये हो जाएगा 0.9 माइनस 0.75 प्लस 0.9। 0.9 और 0.9 कितना हो गया 1.8। एक सेकंड, हमने कोई डेटा गलत रुका, रुको, ये 0.9 कैसे हो सकती है, इंटरसेक्शन एच कितना दिया हुआ था 0.5 गिवन था ये, ठीक है, तो ये एक 0.5 लिख लियो भाई, ठीक है। अब 0.9 और 0.5 हो गया 1.4, 1.4 में से 0.75 माइनस कर ले तो आ गया 0.65। ये किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग कौन सा एग्जाम बोल, हिंदी एग्जाम, वेरी राइट, हो गया। हिंदी एग्जाम पास करने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई है 0.65, ठीक है। अब चैतन्य मैं चाहूंगा आप अगला क्वेश्चन पढ़ें। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, पढ़िए। Class of 60 students, 30 opted for NCC, 32 opted for NSS, and 24 opted for both. 23, 24, यहाँ मेरे पास 20, अच्छा 24 है ये, अच्छा आगे पढ़िए। 24 opted for both NCC and NSS. If one of these students is selected at random, find the probability that first, the student opted for NCC or NSS. दोनों पढ़ लो पार्ट्स। The student has opted neither NCC nor NSS. The student has opted NSS but not NCC. एक बार मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ चैतन्य कि 60 बच्चों की कोई क्लास है, उसमें से 30 ने एनसीसी के लिए ऑप्ट किया, ठीक है। और मैं बेटा साथ साथ है ना डेटा भी लिखता रहता हूँ, क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया, अब आपने जो जो बोला है उसे मैं मैथमेटिकली लिखता रहता हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये 21। ध्यान से देखिए, 60 लोगों की क्लास है, 60 स्टूडेंट्स की क्लास है, और उनमें से एनसीसी के लिए कितने बच्चों ने ऑप्ट किया है, 30 बच्चों ने ऑप्ट किया, 30 बेटा एनएसएस के लिए 32 ने ऑप्ट किया। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए चैतन्य,
क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए अच्छे से, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, 60 बच्चे थे, 30 स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया एनसीसी के लिए। आप मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ, एनसीसी ऑप्ट करेंगे, फेवरेबल कितने हैं 30 और टोटल कितने हैं 60, मतलब 30 बच्चे आउट ऑफ 60 एनसीसी ऑप्ट करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 है। कितनी है, अब आगे पढ़ो, ठीक है। तो ये 1/2 है, तो इसको मैं कोई ए इवेंट मान लेता हूं, ये जो चीज है ऑप्टिंग एनसीसी से मैं ए इवेंट मान लेता हूं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 0.5। इसे इक्वेशन 1 दे दीजिए। अब बी इवेंट मान ले, वो है एनएसएस ऑप्ट करना, ठीक है। अब आप मुझे बताओ चैतन्य, कितने बच्चों ने एनएसएस ऑप्ट किया? 32। और टोटल कितने स्टूडेंट थे 60। तो मुझे बी की प्रोबेबिलिटी बता। 32 अपॉन फेवरेबल अपॉन टोटल, सिंपल एज दैट, ठीक है। 32 अपॉन 60 ही रहने दे इसे, ठीक है। और इसको भी 30/60 बेशक रहने दीजिए, ये 2 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आगे दिया है कि 24 ऐसे थे इन्होंने दोनों ऑप्ट किया, तो ऑब्वियसली वो इंटरसेक्शन हो जाएगा 24 अपॉन में 60 हो गया, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों ने दोनों ऑप्ट किए हैं, ठीक है ना। मैं यहां लिख देता हूं, ये उनकी है, दोज हु ऑप्टेड एनसीसी एंड एनएसएस बोथ। अब फर्स्ट पार्ट पढ़ ले। फर्स्ट पार्ट में हमें बताना था प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑप्ट्स एनसीसी और एनएसएस, नोट करते रहिए साथ साथ, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बताना है। और आपको पता है इसका क्या फॉर्मूला होता है, बोलो, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए की जगह क्या आ जाएगा 0.5, पी ऑफ, अच्छा अब 0.5 मत लिख चैतन्य, 30/60 लिख ले, ठीक है। पी ऑफ बी की जगह 32/60 और इसकी जगह 24/60। एलसीएम क्या आएगा बताओ? तो ये आ गया 30 + 32 - 24, जोर से बोलो थोड़ा, ये आ गया 62 - 24/60। ये कितना आ गया 38/60। तो इसका फर्दर आंसर कितना आ गया 19/30। याद रखना कितना आ गया 19/30। ये फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पर चेतन ने कर दिया आपके लिए, ठीक है। अब सेकंड पार्ट ध्यान से देखिए। सेकंड पार्ट में कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताइए दैट अ स्टूडेंट नीदर ऑप्ट, ना तो वो बच्चा एनसीसी का कैडेट है और ना ही एनएसएस का कैडेट है, इस चीज की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो ये क्या हो जाएगी, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगी। डी मॉर्गन का लॉ लगा ले भाई, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी होल का डैश, जो कि फर्दर हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये चीज आ जाएगी। एलसीएम ले ले, 30 - 19 कितना आ जाएगा, ये 11/30। ये सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है। और थर्ड पार्ट लास्ट पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट, इसमें क्या बताना है, स्टूडेंट ने ऑप्ट किया है एनएसएस पर एनसीसी नहीं ऑप्ट किया है। प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट has opted NSS but not NCC। तो इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा चैतन्य, ए डैश इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। और इसके फॉर्मूले मैंने अलग से बताए थे आपको, पी ऑफ बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। पी ऑफ बी है हमारा 32/60 और ये है हमारा 24/60। सॉल्व करो, आ गया 8/60
यानी कि 2/15। क्लियर है आपको? तो ये आंसर आ गया हमारा 2/15 आ गया। ठीक है, तो क्लास इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज तो ख़त्म हो गई है। अब अगली मैं इसी वीडियो में आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। कौन सी एक्सरसाइज? इसकी मिसलीनियस। ठीक है, तो इसकी मिसलीनियस अगर आप देखना चाहते हैं, चैतन्य निकाल लीजिए। और मैं चाहूंगा आप चैतन्य इसका पहला क्वेश्चन पढ़े मिसलीनियस का। जल्दी पढ़िए। पढ़िए। Contain 10 red marbles, 20 blue marbles, and 30 green marbles. 5 marbles are drawn from a box. What is the probability that first, all will be blue, second, at least one will be green? थोड़ा मैं आपको लिख के समझाता हूँ क्वेश्चन, ठीक है, पर मैं लिखूंगा मीनिंग मैथमेटिकली। तो ध्यान रखिए क्लास, ये मिसलीनियस का हमारा पहला क्वेश्चन है। देखो, एक ऐसे बैग है, बैग ऐसे बनते हैं प्रोबेबिलिटी में ना, आन थैला या बैग ऐसे बनाते हैं। एक बैग है जिसमें 10 तो रेड मार्बल है, 20 ब्लू मार्बल है, 30 जो है वो ग्रीन मार्बल है। ठीक है ना, और 5 मार्बल हम ड्रॉ कर रहे हैं। सबसे पहले बेटा मुझे ये बता दे, टोटल मार्बल्स कितने हैं बैग में? 60। 20 10 प्लस 20 प्लस 30 60। अब 60 में से हम कितने सेलेक्ट कर रहे हैं? 5 सेलेक्ट कर रहे हैं। तो टोटल आउटकम चैतन्य वैसे मत निकालियो, 5/60 मत करियो, थोड़ा सा 11 के हिसाब से करियो। 5 मार्बल तुझे उठाने हैं 60 में से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 60C5, राइट। अब फर्स्ट पार्ट में पूछा है हमसे, फर्स्ट पार्ट में बेटा हमसे क्या पूछा है चैतन्य? फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है 5 के 5 मेरे हाथ में ब्लू आ जाएंगे। तो तुझे प्रोबेबिलिटी ऑल मार्बल ब्लू की बतानी है कि पांचों आपके हाथ में क्या है? ब्लू आए हैं। टोटल आउटकम्स जो हैं वो 60C5 है, राइट। और फेवरेबल आउटकम्स आपको बताने हैं। और फेवरेबल किस में से बताने हैं? कि तेरे पास सारे के सारे जो मार्बल हैं वो ब्लू आए हैं। अब इसका तरीका सुन ले। टोटल इसमें कितने ब्लू मार्बल थे? 20 थे। तो 20 ब्लू मार्बल में से ये 20C5 हो जाएंगे। समझ रहे? 20 ब्लू मार्बल में से 5 ब्लू मार्बल तेरे हाथ में आएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 20C5। और टोटल कितने हैं? 60C5। अब फॉर्मूला बता एनसीआर का, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल ब्रैकेट n माइनस r फैक्टोरियल। याद है? अब इसे सॉल्व करेंगे 20C5 अपॉन 60C5 को। मैं तो ये लिख के बता रहा हूँ, सॉल्व करना तो बहुत ईजी है चैतन्य, आप खुद से ही कर सकते हो। ये हो गया 20 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल, और 20 माइनस 5 हो गया 15 फैक्टोरियल। ऐसे ही हो गया 60 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल, और 60 माइनस 5 ये कितना हो गया? 15। ये दोनों डिनोमिनेटर में है, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल काट दे। तो फर्स्ट पार्ट को मैं पी ऑफ ई मान के चल रहा हूँ। 20 फैक्टोरियल को ऐसे लिख, 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 फैक्टोरियल अपॉन में क्या है ये? 15 फैक्टोरियल। ऐसे होल डिवाइडेड बाय 60 फैक्टोरियल को क्या लिखेगा बोल? 60 इंटू 59 इंटू 58 इंटू 57 इंटू 56 फिर 55 फैक्टोरियल अपॉन में है 55 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल, और यहाँ 15 फैक्टोरियल से 15 फैक्टोरियल कैंसिल। अब बेटा ये काट ले, ये भी ऐसे जितना कटिंग कर सकता है। 21 दा 23 दा 3 1 दा 3 6 दा। ठीक है, ऐसे चैतन्य ये खुद कर लियो, मैं इस पर टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। आई होप ये मल्टीप्लाई पार्ट आप कर ही सकते हो। तो आंसर आ जाएगा 34 अपॉन में 11,977। याद रहेगा? सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा था प्रोबेबिलिटी बतानी है, एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन।
एक हमारे हाथ में ग्रीन मार्बल आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है ना, 5 तूने निकाले थे मार्बल, तो ये हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 balls आर अदर देन ग्रीन आने की। ठीक है, अब ध्यान दे, अदर देन ग्रीन आने की, तो ग्रीन कितने हैं? 30 ग्रीन है, 30 ग्रीन है, राइट। 30 ग्रीन में से तुझे 5 ग्रीन सेलेक्ट करने हैं, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 30C5, और ऐसे ही 60 में से 5 करने हैं तो 60C5 होगी, राइट। और 1 माइनस कर दिया, ठीक है ना। अब बेटा इसे सॉल्व खुद कर लेगा ना, एनसीआर को सब बच्चे खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। इसे अगर सॉल्व कर लेगा, ये आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी, ठीक है ना। और अब आप इसका एलसीएम ले लेना, एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 4367 अपॉन 4484। मुझे लगता है चैतन्य आपको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, राइट। इतना आप कर ही सकते हो। तो अब मैं चाहूंगा चैतन्य आप सेकंड क्वेश्चन पढ़ें हमारे लिए, पढ़िए। Four cards are drawn from a well shuffled deck of 52 cards. What is the probability of getting 3 diamonds and 1 spade? क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 4 कार्ड ड्रॉ किए गए हैं, वेल शफल डेक ऑफ कार्ड का मतलब अच्छी तरह से फेटी मार रखी है ताश की, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि 3 डायमंड और 1 स्पेड आएगा? ठीक है, तो सीधा ही चलते हैं भाई सॉल्यूशन की ओर। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आप सबको पता ही है 52 होते हैं, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन पढ़ के समझाता हूँ। 4 कार्ड हमने ड्रॉ किए हैं 52 कार्ड में से, तो जो टोटल आउटकम्स हैं चैतन्य, वो कितने हो जाएंगे बताइए? 52C4। मैंने कहा ना, अब इसमें ऐसे नहीं बोलना 52C4 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 52 में से 4 पत्ते हमने निकाले हैं। तो हमें बताना है 3 डायमंड आए हमारे पास फेवरेबल में, 3 डायमंड आए और 1 स्पेड आए। चैतन्य अगर आप गैस कर सकें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल कितने डायमंड होते हैं बताइए? 13 होते हैं। 13 में से 3 डायमंड आएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 13C3। और स्पेड कितने होते हैं हुकुम? 13, उसमें से एक स्पेड आएगा 13C1, बस। तो अब प्रोबेबिलिटी निकाल ले, वो हो जाएगी 13C3 इंटू 13C1 ओवर 52C4। चल इसे ये आपको सॉल्व करते हैं आपके लिए, सभी को फॉर्मूला पता ही है एनसीआर का, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल ब्रैकेट n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 13 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और 13 माइनस 3 10 फैक्टोरियल। ऐसे ही हो जाएगा 13 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल, और 13 माइनस 1 12 फैक्टोरियल, होल डिवाइडेड बाय में 52C4 मतलब 52 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, 52 माइनस 4 48 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है चैतन्य। देखिए 13 फैक्टोरियल को तो ऐसे ही लिखा रहने दे, 3 फैक्टोरियल को लिख दे 3 इंटू 2, और 13 को ऐसे लिख ले 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, क्योंकि अब ये सीधा 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कट जाएगा। यहाँ जो 13 फैक्टोरियल है इसे लिखो 13 इंटू 12, ये फैक्टोरियल लिखा है मैंने, 1 फैक्टोरियल 1 हो गया, 12 फैक्टोरियल 12 हो गया, होल डिवाइडेड बाय था 52, इसे लिखो 52 51 50 49 48 फैक्टोरियल अपॉन ये था 4 फैक्टोरियल, जो कि हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2, 1 लिखने की तो जरूरत ही नहीं है। 48 फैक्टोरियल से 48 फैक्टोरियल कट, 4 13 दा, जितना कट सकता है उसे काट ले, 3 17 दा, 2 25 दा, ठीक है। और यहाँ से देख 3 4 दा 12, 2 2 दा 4, 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल, यहाँ 12 से 12 गया, ठीक है। अब बेटा ध्यान से देख ले ऊपर क्या बच रहा है, 13 इंटू 2 26 इंटू 11 इंटू 13
और नीचे क्या बच रहा था 17 इंटू 25 इंटू 49। मतलब ये पूरा सॉल्व कर लेना चैतन्य, तो आ जाएगा 286 अपॉन में 20,825। सॉल्यूशन पार्ट कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप खुद ही कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं चाहूंगा चैतन्य क्विकली आप थर्ड क्वेश्चन पढ़ें। A die has two faces, each with number 1, three faces with each number 2, and one face with number 3. If die is rolled once, determine first P2 second, P1 or 3 third, P not 3. ध्यान से देखिए, एक डाई है जिसके दो फेसेस हैं। मैं आपको, थोड़ा सा हमारी बैटरी लो है, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं कितने क्वेश्चन हो पाते हैं हमारे इसमें। तो ध्यान से देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्लास, ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें हमारा कह रहा है एक डाई में दो तो फेस हैं, उस पे ऐसे नंबर 1 लिखा है दो फेसेस पे, ठीक है ना। आपको पता है डाई के 6 फेसेस होते हैं और 6 ऐसे हैं जिन पे क्या लिखा है नंबर 2 लिखा है। ऐसे सारे फेसेस स्क्वायर होते हैं डाई के, और एक पे क्या लिखा है नंबर 3 लिखा है, ठीक है, इस तरीके से लिखा है। अब आपको प्रोबेबिलिटी बताना है कि नंबर 2 आने वाली क्या होगी। तो 2 तो भाई 2 बार आ रहा है, फेवरेबल है 2, और टोटल कितने हैं 6। कितनी बार आ रहा है 2? 3 बार आ रहा है, 2 बार नहीं 3 बार आ रहा है चैतन्य, ध्यान से देखो। तो 3 फेवरेबल, टोटल है 6, आंसर हो गया 1/2। सेकेंड पार्ट, 1 आए या 3 आए, आई रिपीट 1 आए या 3 आए, तो इसका बड़ा अच्छा आंसर होता है चैतन्य, ऐसे होता है देख, 1 आने और का मतलब मैंने बताया था ना यूनियन होता है। तो 1 आए या 3 आए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इंटरसेक्शन 3 होगा। 1 आने की कितनी है भाई, 1 कितने आ रहे हैं दो केसेस में, और 3 कितने केसेस में आ रहा है 1 में। ऐसी तो कोई फेस नहीं है जिसपे 1 भी आ रहा हो और 3 भी आ रहा हो, तो ये 0। तो ये हो गया 3/6 यानी कि 1/2। थर्ड पार्ट है नॉट 3, प्रोबेबिलिटी 3 ना आए, नॉट 3 आने की क्या हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 आने की, समझा। और 3 आने की कितनी थी, कितनी बार 3 आ रहा था, एक ही बार आ रहा था, तो आंसर क्या आ गया 5/6 आ गया, ये ध्यान में रखना है, ठीक है चैतन्य। क्विकली मैं चाहूंगा फोर्थ क्वेश्चन पढ़ें आप। In a certain lottery, 10,000 tickets are sold and 10 equal prizes are awarded. What is the probability of not getting a prize if you buy A 1 ticket, B 2 tickets, C 10 tickets? कोई भी लॉटरी में 10,000 टिकट हमारे सोल्ड हुए हैं और 10 इक्वल प्राइस बांटे गए हैं, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एक ही टिकट आएगा। सबसे पहले मैं आपके लिए लिख लेता हूं सारा डेटा, ठीक है। सबसे पहले चैतन्य ये बताइए, क्वेश्चन नंबर है ये 3 हमारा, 4 है ये, सॉरी। ये बताइए टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितने हैं? 10,000. 10,000, वेरी राइट। टोटल नंबर ऑफ जो टिकट्स हैं वो हैं 10,000। अब ये बताइए चैतन्य प्राइस कितना है 10,000 में से, कितने टिकट पे प्राइस है 10 पर। तो ये बताइए नंबर ऑफ टिकट्स हु डू नॉट कैरी अ प्राइस, ऐसे कितने टिकट हैं जिन पे प्राइस नहीं है, बोलिए। 10,000 में से 10 माइनस कर ले भाई, 9,990 पे प्राइस नहीं है। अब कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग, गेटिंग नहीं पूछा, समझ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइस पूछा है, समझ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइस, कि आपने एक टिकट खरीदी पर आपका प्राइस नहीं निकला, तो कितने टिकट पे प्राइस नहीं था, फेवरेबल हो जाएंगे 999,0C1, और टोटल तो 10,000 ही आपको पता ही है। इसे सॉल्व करेगा ना बेटा 9900, यही आएगा 9990 आएगा,
C1 इस चीज को, तो ये आ गया 999 अपॉन में 10,000, आंसर आ गया 999 अपॉन 1000, यानी कि 0.999। सेकंड पूछा है 2 टिकट पे आपका प्राइस नहीं निकला, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ ये ऑन 1 टिकट था ये है। अब है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइज, क्योंकि ये रियल में 10,000 C1 था, ठीक है, तो वो 10,000 ही आया था। नॉट गेटिंग अ प्राइज ऑन 2 टिकट्स, 2 टिकट पे प्राइस नहीं निकला, इस बार 2 मतलब 999 C2 अपॉन में 10,000 C2, राइट, ये ध्यान रखना, ये इसका आंसर होगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इतना ही आंसर आप छोड़ देना, पीछे ऐसे ही दिया हुआ, क्योंकि उन्हें आपकी कैलकुलेशन नहीं चेक करनी, उन्हें आपके ये स्किल चेक करने हैं, ठीक है, बताने के। और थर्ड पार्ट क्या है, 10 टिकट खरीदे और 10 में से एक पे भी प्राइस नहीं निकला, नॉट गेटिंग ए प्राइस ऑन 10 टिकट्स, ठीक है। क्लास ये बैटरी हमारी थोड़ी इसकी लो है, लेट मी चेक कितनी है, ब्राइटनेस कम कर रहे हैं हम। नॉट गेटिंग, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम ये वीडियो रोक देंगे। नॉट गेटिंग ए प्राइस ऑन 10 टिकट्स, गैस कीजिए चेतन ने। 9990 C10 C10, वेरी राइट, by 10,000 10,000 C10। C10, ठीक है। तो क्लास इस वीडियोग्राफी में हमने क्वेश्चन नंबर 4